हेलो वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। दोस्तों, आज की क्लास पार्ट नंबर 4 इकोनॉमिक्स और बैंक्स के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेके एसबी जेके पीएसआई एग्जाम से पूछे गए हैं उनका बड़े बेहतरीन तरीके से आपके साथ सोल्यूशन कर रहे हैं। जो साथी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ये सीरीज़, ये क्लासेज जो है आने वाले आपके एग्जामिनेशन, चाहे आप अकाउंटेंट्स एंड फाइनेंस की तैयारी कर रहे हो, वीएलडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हो या किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी करें, पटवारी के एग्जामिनेशन हो गए, इलेक्शन असिस्टेंट के एग्जामिनेशन की तैयारी हो गई, तो ये जो सीरीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। साथ साथ आप दोस्त जो है लाइक करते रहिए सेशन को। क्वेश्चन आपके पास पहला इस तरह से दिया गया है, व्हाट द मिनिमम लिमिट ऑफ आरटीजीएस। ऑलरेडी हम आपके पास पढ़ चुके हैं आरटीजीएस की बड़े बेहतरीन तरीके से। मैक्सिमम लिमिट आपसे अगर पूछे, पिछले क्लास में पूछा गया था मैक्सिमम लिमिट कितनी है, तो आपने कहा था सर मैक्सिमम लिमिट कोई भी नहीं है, देयर इज नो अपर लिमिट, देयर इज नो अपर लिमिट, ये आपने पढ़ा था। लेकिन मिनिमम लिमिट पूछी गई है आज की क्लास में, 10,000, 50,000, 2 लाख या 1 लाख। तो आरटीजीएस के बारे में जब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने पढ़ा था प्राइमरी मेंट फॉर लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शंस। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन जिसमें होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए सर, 2 लाख की, और अपर लिमिट इसमें कुछ भी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरह से है, पूछा जा रहा है टू विच कमोडिटी वाज एन एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट ₹350 पर टन बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इन 2020 ने लगाया गया था। बताइए जी, 2020 में ये बात हो रही थी कि एक्स्ट्रा 350 रुपीज़ पर टन बाय द कैबिनेट कमेटी, या आपने फिक्स्ड कॉस्ट लगाई थी किसके लिए, क्या यूरिया के लिए, पोटैश के लिए, कॉटन के लिए, या आपके पास टी के लिए। ये जो न्यूज़ थी मार्च 2020 में लगातार ये खबर बनी थी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ, जो प्रपोज इसको गया था डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स के माध्यम से, टू रिमूव एम्बिग्यूटीज इन द मॉडिफाइड न्यू प्राइसिंग स्कीम थोड इन डिटरमाइनिंग द फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द यूरिया यूनिट्स। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, नन अदर देन यूरिया के लिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंडिया साइंड ए लोन एग्रीमेंट विद विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू सपोर्ट द अटल बहुजल योजना। ABHY के लिए इंडिया ने साइन किया है लोन एग्रीमेंट, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी ऐसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ताकि सपोर्ट किया जा सके अटल बहुजल योजना को। ऑप्शन क्या है आपके पास, आपके ऑप्शन हैं वर्ल्ड बैंक, दूसरा ऑप्शन आपके पास दिया जा रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक, थर्ड ऑप्शन आपके पास दिया जा रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और फोर्थ है आपके पास इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है जी, ये खबर भी आपके पास फरवरी 2020 में सुर्खियों में थी। ठीक है जी, बोलिए जी, किस बैंक के साथ एग्रीमेंट हुआ था। देखिए सर, ये खबर किसकी आ रही थी, नन अदर देन वर्ल्ड बैंक के साथ, क्योंकि फरवरी 2020 में ये न्यूज़ आ रही थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने साइन किया 450 मिलियन, ये पूछा गया, अगर पूछा जाए कितने कितने मिलियन का किया है सर, 450 मिलियन US डॉलर का ये लोन एग्रीमेंट किया है ताकि सपोर्ट किया जा सके नेशनल प्रोग्राम टू अरेस्ट द कंट्रीज डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स एंड स्ट्रेंथन ग्राउंड वाटर इंस्टीट्यूशंस। तो इसी माध्यम से जो वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि हम सपोर्ट करेंगे अटल बहुजल योजना को, ABHY को, नेशनल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और ये कवर करेगा लगभग आपके 78 डिस्ट्रिक्ट्स को। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है सर, सॉफ्ट POS के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये चीज़ हमने बड़े बेहतरीन तरीके से पढ़ी थी कि सॉफ्ट POS द डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल सोल्यूशन वाज लॉन्च इन 2020 बाय मास्टर कार्ड इन पार्टनरशिप विद। पॉइंट ऑफ सेल का कंसेप्ट आपको पता है सर, सॉफ्ट POS का कंसेप्ट देखने को मिलता है। डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल सोल्यूशन लॉन्च किया गया था 2020 में मास्टर कार्ड ने किस बैंक के पार्टनरशिप के साथ, एक्सिस बैंक के साथ, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, IDFC के साथ, या कोटक बैंक के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए सर, नन अदर देन एक्सिस बैंक। जून 2020 में आसपास ये खबर जो है सुर्खियों में बन रही थी, जून 2020 में एक्सिस बैंक लिमिटेड और मास्टर कार्ड इंडिया, और इसके साथ और एक आ रहा था इसमें आपके पास जिसको आप वर्ल्ड लाइन कहते हैं, वर्ल्ड लाइन इंडिया। तीन चीज़ में आ रही थी, एक तो आपके पास एक्सिस बैंक थी, मास्टर कार्ड और वर्ल्ड लाइन इंडिया, इन्हें पार्टनरशिप की थी ताकि लॉन्च किया जा सके डिजिटल POS, पॉइंट ऑफ सेल सोल्यूशन, सॉफ्ट POS जिसे कहा गया था, द फर्स्ट फाइनेंशियल पेमेंट सर्विस इन इंडिया टू ट्रांसफॉर्म एवरीडे स्मार्टफोन्स इनटू मर्चेंट POS टर्मिनल्स। तो तीन याद रखने हैं, एक तो आपके पास एक्सिस बैंक आ रहे हैं इसमें, दूसरा आपके पास मास्टर कार्ड आ रहे हैं, और थर्ड जो आपको इसमें याद रखने हैं वो आपके पास वर्ल्ड
लाइन इंडिया, ये 3 याद रखने हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है यूएनसीटीएडी। यूएनसीटीएडी मतलब आपके पास यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है जी। यूएनसीटीएडी का फुल फॉर्म क्या है? पहले अगर पूछा जाएगा तो फुल फॉर्म आपके पास यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। कह रहा है कि इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू -% दिस ईयर। ठीक है जी। इन्होंने घोषणा की है, फॉरकास्ट किया था कि आपके पास जो इंडिया की ग्रोथ है वो एक्सपेक्ट है डिक्लाइन होगी कितने % तक इस साल में? 4.7%, 5.0%, 5.5% या 5.7%। ठीक है, 2022 के लिए बोला गया था, ये 2022 के लिए इन्होंने कहा था कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है इट्स एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू नन अदर देन 5.7%। इन्होंने कहा था कम हो जाएगा। पिछले साल के मुताबिक पिछले साल तो आपके पास 8.2% आ रहा था, क्योंकि जो आपके पास जो भी इंपॉर्टेंट G20 के देश हैं उनमें सबसे ज़्यादा आपके पास इंडिया ने एक्सपीरियंस किया था एक्सपेंशन ऑफ 8.2% का 2021 में, स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग द G20 कंट्रीज़। लेकिन जो आपका UNCTAD है, डेट इज आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इन्होंने घोषणा की थी, इन्होंने फॉरकास्ट किया था कि इंडिया की जो ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू 5.7% दिस ईयर 2022 में। और फर्दर इन्होंने कहा था 2023 में, सर 2023 में इन्होंने और घोषणा की कि और खस्ता हालत हो जाएगी, 4.7% तक पहुँच जाएगा, फर्दर डिक्सलेट हो जाएगा आपके पास 2.7% तक ग्रोथ रेट। अगर आप देखेंगे 2023 में 2023 में ये किसकी घोषणा है सर? UNCTAD। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सीख रहे हैं तो दोस्त साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आप दोस्तों की जो सपोर्ट है बस वही मोटिवेट करते हैं इस तरह के सेशन आपके साथ लाने के लिए। जल्दी से चलते हैं आगे और क्वेश्चन सीखते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ बेनिफिशरीज अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट और टू द वुमेन? वुमेन को कितना दिया गया है सर इसमें? देखिए सर, इनमें सर ऑप्शन बाय ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेट आंसर आपने देना है। MCQ का मतलब भी आपके पास अप्रॉक्सीमेट आंसर देना है आपने। देखिए सर, अगर आप इस महात्मा गांधी जो नरेगा है इसके बारे में बात करेंगे, इस एक्ट ने मैंडेट किया था 33% का, 33% का अप्रॉक्सीमेट इसने कहा था। पहले तो इसने कहा था 1/3 जो है पार्टिसिपेशन होना चाहिए वुमेन का, वो लगभग 33% बनता है। तो 33% के आसपास 30% यहाँ देखने को मिलता है, वो आप आंसर यहाँ ले सकते थे। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है लैंडमार्क आपके पास एक एक्ट आया था जो आपके पास 100 डेज गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देता था रूरल होल्ड में रहने वाले लोगों के लिए। अगर आप बात करेंगे कि पहले तो इसका नाम जो है सिर्फ नरेगा आ रहा था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जो है नाम इसका कब दिया गया था? 2 अक्टूबर 2009 में इसका रिनेम करके MG नरेगा रख दिया गया था 2009 में। क्योंकि इसकी शुरुआत अगर आप देखेंगे तो शुरुआत इसकी जो है 23 अगस्त 2005 में हो रही है। मतलब जो इंडियन पार्लियामेंट है इसने पास किया था इस एक्ट को 23 अगस्त 2005 को, एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 2 Feb 2006। तो 3 डेटें हमने आपको याद करा। देखिए पहली डेट क्या है? पहली डेट सर 23 अगस्त 2005 को जो इंडियन पार्लियामेंट है वो पास करता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को 23 अगस्त 2005 को। ये एक्ट जो है इट केम इनटू फोर्स ऑन 2 February 2006 में ये जो है इट केम इनटू फोर्स। उसके बाद 2 अक्टूबर 2009 को इसको नेम चेंज करके महात्मा गांधी नरेगा रखा जाता है। तो 3 डेटें आपने याद रख दी। 23 अगस्त 2005 एक्ट पास किया जाता है, 2 फरवरी 2006 केम इनटू फोर्स, 2 अक्टूबर 2009 नेम चेंज किया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है अंडर द स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो commercial banks are supposed to keep reserves of cash and gold as liquid assets. Where are these liquid assets stored? तो कल की क्लास में हमने आपको CRR भी पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा, कैश रिजर्व रेशियो पढ़ाया था, SLR भी पढ़ाया था। CRR हमने कहा था RBI के पास आपने जमा करना है, SLR आपने आपके पास जमा करना है विद इन द बैंक। विद इन द बैंक ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है पॉपुलरली जिसे SLR कहते हैं, ये क्या है? मिनिमम परसेंटेज या डिपॉजिट जो है जो किसी भी कमर्शियल बैंक को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है जी, अपने पास रखना पड़ेगा। ये जो डिपॉजिट हैं दीज डिपॉजिट्स आर मेंटेन्ड बाय द बैंक देमसेल्व्स एंड नॉट विद द RBI और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI के पास जो हिस्सा रखना जाता है, जो डिपॉजिट किया जाता है, उसे आप CRR कहते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विच इंडियन पेमेंट बैंक अचीव्ड ए माइलस्टोन ऑफ रिसीविंग 2 करोड़, सर 20 मिलियन का इन्होंने कस्टमर्स का 2 करोड़ कस्टमर्स का जो रिकॉर्ड है इन्होंने हासिल किया था। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक,
पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक या जियो पेमेंट बैंक? बोल लीजिए किसकी बारे में बात हो रही है सर? किस बैंक ने माइलस्टोन हासिल किया था 2 करोड़ कस्टमर्स का? तो करेक्ट आंसर क्या है? नन अदर देन IPPB, दैट इज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है जी, इसने सर ये जो अचीवमेंट है हासिल की थी। अगर आप शुरुआत देखेंगे इसकी तो आपके पास सितंबर 1, 2018 1 करोड़ कस्टमर का जो है पहले साल में इसने अचीव कर दिया था। नेक्स्ट 1 करोड़ कस्टमर जो है इसने अक्योर किए थे एंड ऑन बोर्ड इन जस्ट 5 मंथ्स। FDI पॉलिसी अलो करती है कितने % का FDI अंडर ऑटोमेटिक रूट फॉर मार्केट प्लेस मॉडल ऑफ ई कॉमर्स एक्टिविटीज? FDI पॉलिसी कितने % का आपके पास FDI कितने % का अलो करती है अंडर द ऑटोमेटिक रूट फॉर मार्केट प्लेस मॉडल ऑफ ई कॉमर्स एक्टिविटीज? क्या 25% का अलो करती है, 50%, 75% या 100%? तो ये आपके पास पूरे का पूरा 100% जो है FDI अलो करती है। ठीक है मेरे दोस्त, FDI पॉलिसी जो है इट अलोज 100% FDI अंडर द ऑटोमेटिक रूट फॉर मार्केट प्लेस मॉडल ऑफ ई कॉमर्स एक्टिविटीज। आगे बढ़ेंगे। ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक विच वन ऑफ दीज बैंक इंट्रोड्यूस्ड एन इमरजेंसी क्रेडिट लाइन फॉर इट्स बोरोवर्स? ठीक है जी, जब आपके पास कोविड-19 पेंडेमिक देखने को मिला था उस दौरान नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी ऐसी बैंक थी जिसने इंट्रोड्यूस किया था इमरजेंसी क्रेडिट लाइन फॉर इट्स बोरोवर्स? क्या वो आपके पास ICICI बैंक थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थी, IDFC बैंक थी या आपके पास पंजाब नेशनल बैंक थी? बोलिए जी। तो इसका नाम क्या आया था तब? आपके पास इसका नाम आया था SBI कोविड लोन। तो कौन करेगा ये? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करेगा, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ओपन किया था इमरजेंसी क्रेडिट लाइन टू हेल्प बोरोवर्स फाइट कोरोना वायरस। तो ये आपके पास मार्च 2020 के आसपास ये न्यूज़ देखने को मिली थी। SBI कोविड लोन इसका नाम दिया गया था। चलिए जी, नाबार्ड पर क्वेश्चन आ गया है मेरे दोस्त, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये न्यूज़ में थी इन 2020 में फॉर अनाउंसिंग ए डैश refinance scheme for banks and financial institutions for providing finance to the beneficiaries of his 2150 watershed development projects। तो कितने करोड़ का ये आपके पास देखने को मिला है डेटा? बोलिए जी, क्या ये आपका 50,000 आ रहा है, 5,000 आ रहा है, 15,000 आ रहा है या आपके पास 1,000 करोड़ आ रहा है, 10,000 करोड़ आ रहा है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन्होंने अनाउंस किया था सर कितने का? अनाउंसड द 5,000 करोड़ सॉरी 5,000 crore of refinance scheme for banks and financial institutions for providing finance to the beneficiaries of it is 2150 watershed development projects। अगर पूछी जाए आपसे कि नाबार्ड जो है when did नाबार्ड came into existence, तो आप बोलेंगे सर नाबार्ड जो है 12 जुलाई 1982 को वजूद में आया था। came into existence on 12th of July 1982 by transferring the agricultural credit functions of the RBI and refinance functions of the then Agricultural Refinance and Development Corporation। ठीक है जी, तो डेट आपने याद रख लेनी है अगर पूछा जाए कभी एग्जामिनेशन में तो 12 जुलाई 1982। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम सर? हम नाबार्ड के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, द रेट एट विच RBI परचेजेस और रीडिस्काउंटेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड। वो रेट जिस पर RBI परचेज करता है या रीडिस्काउंट करता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ कमर्शियल बैंक्स, उसे आप क्या कहेंगे? क्या इंटरेस्ट रेट कहेंगे, रेपो रेट कहेंगे, बैंक रेट कहेंगे या आपके पास सिस्टम रेट कहेंगे? सेम रेट को जो है सेम रेट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए रेट एट विच द सेंट्रल बैंक डिस्काउंट इज द बिल्स ऑफ द कमर्शियल बैंक। उसको क्या कहेंगे? नन अदर देन बैंक रेट कहते हैं। बैंक रेट सर ये वो रेट है, इट्स द रेट चार्जेड ऑन द लोन्स ऑफर्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू द कमर्शियल बैंक्स विदाउट एनी कोलेटरल। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सर? बैंक रेट। चलिए जी, ऑन विच टाइप ऑफ गुड्स इज काउंटरवेलिंग ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन? बोलिए सर, जो आपके पास काउंटरवेलिंग ड्यूटीज़ हैं जिसे CVD के नाम देते हैं। अगर आप अकाउंटेंस एंड फाइनेंस की तैयारी करें, FA की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ तो आपके पास डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स बड़े बेहतरीन तरीके से आपने पढ़ने हैं। तो वहाँ पर अगर आप उसके स्टूडेंट हो तो आपके पास आंसर विद इन सेकंड आना चाहिए। आपको बताना है कि CVD जो है दैट इज काउंटरवेलिंग ड्यूटी जो है इम्पोज की जाती है किस पर?
बोलिए किस पर इम्पोज की जाती है? क्या है आपके पास? इंपोर्टेड गुड्स पर इम्पोज की जाती है, एक्सपोर्टेड गुड्स पर की जाती है, लोकल गुड्स पर या रेयर गुड्स पर? देखिए सर कंसेप्ट क्या है सीवीडी का। सीवीडी का कंसेप्ट क्या है सर? फॉर एग्जाम्पल सर कोई कोई एग्जांपल लेते हैं। चलिए सर एसी हमारे पास, हमने हमारी कंट्री में एसी हमारे अपने लोकल डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चर उन्होंने भी बनाया एसी, और एसी हम जो है इंपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल चाइना से हमने किया इंपोर्ट। अब क्या काम हो रहा है कि चाइना की गवर्नमेंट अगर चाहती है, चाइना की गवर्नमेंट ने सर इस अपने अपने देश में जो आपके पास वो एसी बनाते हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए इनको क्या किया सर? चाइना की गवर्नमेंट अगर इनको ये 15,000 के एसी बन रहा है, 15,000 के एसी ये बन रहा है, इंडिया में भी फॉर एग्जाम्पल सर 15,000 का ये एसी बन रहा है, तो जो चाइना की गवर्नमेंट अगर इसको सब्सिडी दे रही है सर 5,000 की, तो ये 10,000 का ही जो एसी है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में। अब ये एसी अगर इंडिया में 10,000 में आ जाएगा, तो इंडिया में जो अपने मैन्युफैक्चरर्स जो हैं 15,000 में बनाएंगे, तो उनको कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। तो गवर्नमेंट क्या काम करती है सर? गवर्नमेंट यही काम, इस सब्सिडी को काउंटरवेल करने के लिए एक सर काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा लेती है। हाँ जी, कहती है कि अगर आप ये एसी जो है अगर आपको 15,000 में अपने देश में बन रहा है, आपको सब्सिडी 5,000 10,000 की 5,000 की मिल रही है, तो उस सब्सिडी को हम खत्म करते हैं। 15,000 का वहाँ भी मिल रहा है, 15,000 का यहाँ भी आ रहा है, ये भी 15,000 का है, अभी यहाँ आपके पास लोकल भी 15,000 का है, सेम लेवल ऑफ ग्राउंड जो है दोनों को मिल रहा है। इस मकसद के लिए आपके पास सीवीडी आ रहे हैं। तो सीवीडी किस पर लगाया जाता है सर? वो गुड्स जो आप इंपोर्ट करते हैं, सीवीडी किस पर लगाया जाता है? सीवीडी आर ट्रैफिक ऑन इंपोर्टेड गुड्स दैट आर इम्पोज्ड टू ऑफसेट द सब्सिडीज गिवन बाय द एक्सपोर्टिंग कंट्रीज गवर्नमेंट्स। ठीक है जी, समझ गए? तो यहाँ पर आपको लाल बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब करने का, रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ दीज कमोडिटीज इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंक्लूजन? फाइनेंशियल इंक्लूजन में से कौन सी कमोडिटी जो है, कौन सी कमोडिटी जो है इंक्लूडेड है, कौन सी कमेटी इसके साथ वाबस्ता है? वैगल कमेटीज, ए घोष कमेटी, नरसिम कमेटी या रघुराम राजन कमेटी? बोलिए जी किसके साथ? फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ। 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट की थी एक कमेटी ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसके जो मुखिया थे, जो हेड थे, वो तब के चेयरमैन थे इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम के, और उनका नाम क्या था? उनका नाम था डॉक्टर सी रंगराजन। तो आपके पास रघुराम राजन कमेटी जो है, आप इसका आंसर ले सकते हैं। विच इंस्टीट्यूशन पब्लिशेस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट? कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो आपके पास पब्लिश करता है FSR, दैट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट? कौन सर ये आपके पास पब्लिश करता है? क्या फिकी, SBI, IMF या RBI? तो ये काम किसको दिया गया है सर? नन अदर देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, क्योंकि रिसेंटली जो आपके पास रिसेंटली FSR रिपोर्ट जो थी, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, वो कौन सी थी? 26th इश्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है ये कब लॉन्च की गई? 26 रिपोर्ट थी सर ये, आज की जो रिसेंटली देखने को मिली थी, जो आपके पास 29 दिसंबर 2022 को देखने को मिली थी। The report indicates the collective assessment of the subcommittees of Financial Stability and Development Council on risks to financial stability and resilience of the financial system. तो फॉर टाइम बिंग आपने क्या याद रखना है कि जो 26th रिपोर्ट है ये कब आ रही है आपके पास? 29 दिसंबर 2022। बोलो दूसरी बात यह है कि आपके पास जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है ये कौन देता है? नन अदर देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एनुअल रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस कौन देता है? दे दी इसके भी आंसर। यहाँ RBI है। कुछ दोस्त बोलेंगे सर सब कुछ RBI दे रहा है, तो इस पर भी RBI दे देंगे। फिर घर में आपके देखेंगे कि सर -0.25 मिल रहा है कि प्लस में 1 मिल रहा है। देखते हैं क्या आंसर क्या आता है। एनुअल रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस इज पब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिपोर्ट ये फाइनेंस की, करेंसी और फाइनेंस पर पब्लिश करेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करेंगे, या आपके पास सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन करेंगी। नेशनल इनकम जो है वो कौन करते थे? CSO करते थे नेशनल इनकम आपके पास। लेकिन अगर आप बात करेंगे किसकी बात करेंगे, अगर आप रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस की, तो ये काम किसको दिया गया है? नन अदर देन RBI को ही दिया गया है। घबराना नहीं है मेरे दोस्त, कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। जो रिसेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी करेंसी और फाइनेंस पर, इंडिया इकोनॉमी कहा गया था कि लगभग मान के चलिए आप, लगभग 1 डिकेड का टाइम इसको लगेगा ताकि ये ओवरकम कर सके जो इसको लॉसेस हुए हैं, जो इसको नुकसान हुए हैं कोविड-19 पैंडेमिक के माध्यम से। जो इस साल की जो थीम रखी गई थी वो क्या थीम है? वो सर थीम है रिवाइव एंड रिकॉन्स्ट्रक्ट। इस साल की जो थीम है, द थीम ऑफ दिस रिपोर्ट इज रिवाइव एंड रिकॉन्स्ट्रक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ नर्सिंग ए ड्यूरेबल रिकवरी पोस्ट कोविड-19 एंड राइजिंग ट्रेंड ग्रोथ इन द मीडियम टर्म। तो रिवाइव एंड रिकॉन्स्ट्रक्ट, तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? कौन सर रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस देता है? नन अदर देन
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट फॉर सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022। सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम के लिए आपके पास आपने इंटरेस्ट रेट बतानी है। सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम थी, अगर आपको याद होगा, ये जो आपके पास सुकन्या समृद्धि स्कीम थी, योजना इसको कहते थे, सुकन्या समृद्धि योजना, जो आपके पास बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपके पास एक स्कीम आई थी, उसी कैंपेन के अंडर ये सर आती है। जो भी पेरेंट जिनकी सर बेबी गर्ल हो रही है, 10 साल के नीचे की जो बच्चे होगा, वो एलिजिबल थे स्कीम के लिए, वो इन्वेस्ट कर सकते थे SSY में, दैट इज सुकन्या समृद्धि अकाउंट में सर वो इन्वेस्ट कर सकते थे। जो स्कीम है ये प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू द चाइल्ड अंटिल शी अटेन्स द एज ऑफ 18 ईयर। जब तक वो 18 साल की नहीं हो जाएगी तब तक उसको सर ये स्कीम जो है प्रोवाइड करिए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू चाइल्ड अंटिल शी अटेन्स द एज ऑफ 18 ईयर्स। जो करंट रेट है इंटरेस्ट की सुकन्या समृद्धि योजना की, वो कितनी रखी गई है सर? 7.6% रखी गई है कंपाउंडेड एनुअली। सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है, जो आप ओपन कर सकते हैं किसी भी डेजिग्नेटेड प्राइवेट हो गई, पब्लिक बैंक हो गई या पोस्ट ऑफिस में। तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है सर? 7.6%। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2015 में आपने नेशनल आपके पास प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज कर आपने 2015 में क्या नाम रख दिया था? जरा बोलिए। कल की क्लास में बड़े बेहतरीन तरीके से ये चीज़ हमने पढ़ाई थी आपको, अगर याद होगा आपको। 2015 में हमने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था किससे? नन अदर देन प्लानिंग कमीशन किसके साथ रिप्लेस कर दिया था मेरे दोस्त आपने? एक सेकंड दीजिए सर, एक सेकंड, ठीक है जी। तो आपने पढ़ा था हमारे साथ नीति आयोग, नीति आयोग आपने हमारे साथ कल की क्लास में पढ़ा था। नीति आयोग मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, ऑप्शन नंबर सी में आपके पास ये बात दी गई है। 2015 में इसने प्लानिंग कमीशन को जो है रिप्लेस कर दिया था। थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माना जाता है, विच प्रोवाइड्स बोथ डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट्स। इसके मानेंगे अगर आपके पास पूछे जाएंगे कि इनके चेयरमैन कौन है, चेयरमैन के कौन आ जाएंगे सर? PM नरेंद्र मोदी साहब जो आज के हैं, और उसके साथ इसमें आपके पास बाकी चीफ मिनिस्टर्स सारे स्टेट्स के और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स जो सारे के सारे आपके यूटीज के आ रहे हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, विच आर फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमीज डज केनीज इकोनॉमिक सिस्टम सपोर्ट? केनीज इकोनॉमिक सिस्टम जो है किस तरह की इकोनॉमी को सपोर्ट करता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी को, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को, मिक्सड इकोनॉमी को, या फिर नन ऑफ दीज? केनीज इकोनॉमी, तो केनी इकोनॉमी हम अक्सर मानते हैं सपोर्ट से मिक्सड इकोनॉमिक गाइडेड मेनली बाय द प्राइवेट सेक्टर बट पार्शियली ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो आप मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर का जो है मिक्सड इकोनॉमी ले सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज KCC दैट इज किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था? KCC स्कीम, बोलिए KCC स्कीम की शुरुआत कब हो रही है? क्या ये 1988 में हो रही है, 1998 में हो रही है, 2008 में हो रही है, या आपके पास 2018 में हो रही है? किसान क्रेडिट कार्ड ये स्कीम जो है इसकी शुरुआत आपके पास इन द ईयर ऑफ 1998 में देखने को मिली थी, ताकि इशू किए जा सके किसान क्रेडिट कार्ड फार्मर्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर होल्डिंग्स फॉर यूनिफॉर्म एडॉप्टेशन बाय द बैंकर्स, ताकि ये जो फार्मर्स हैं ये इस्तेमाल कर सकें इस कार्ड को, ताकि रेडली परचेज कर सकें एग्रीकल्चर इनपुट जैसे सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, एंड ड्रा कैश फॉर देयर प्रोडक्शन नीड्स। तो 1998 में ये जो स्कीम है KCC की आपको देखने को मिलती है। अभी तक आपने अगर सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नहीं है तो ज़रूरी है कि आप जो है दोस्त सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बड़े बेहतरीन तरीके से आपको चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक विच वाज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ 1975? बोलिए जी। इंडिया की पहली रीजनल रूरल बैंक जिसकी शुरुआत इन द ईयर ऑफ 1975 में हो रही है वो कौन सी है? क्या आपके पास विदर्भा कोंकण ग्रामीण बैंक आ रही है, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक आ रही है, प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक आ रही है, या आपके पास प्राथमा बैंक आ रही है? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर का क्या आ रहा है सर? नन अदर देन ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्राथमा बैंक। प्राथमा बैंक जो है ये फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक थी कंट्री की, एस्टैब्लिश इन द ईयर ऑफ 1975। ओनरशिप अगर इस बैंक की देखेंगे तो इसकी ओनरशिप इट इज वेस्टेड विद सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, आपके पास जो सिंडिकेट बैंक आ रहा है 35%, और आपके पास जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 15%।
इतना आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। आपने याद क्या रखना है कि इंडिया की जो पहली रीजनल रूरल बैंक जो इंडिया की है वो कौन सी है सर? नन अदर देन प्रार्थना बैंक। और इसकी शुरुआत कब हो रही है? इन द ईयर ऑफ 1975। चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। एक पार्ट आपके पास और रह रहा है इकोनॉमिक्स और बैंक के रिलेटेड क्वेश्चंस का, जो आने वाली क्लास में हम आपके साथ पूरी तरह से बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे। उम्मीद करेंगे कि बड़े बेहतरीन तरीके से आपने आज की क्लास में चीज़ों को सीखा होगा। अगर आज की क्लास में आपको कुछ बेनिफिट हुआ तो प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर आप अकाउंट एस फाइनेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास हर एक टॉपिक के लिए, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया आपके पास, जनरल साइंस हो गया आपके पास जीएस हो गए, इसके साथ मैथमेटिक्स के ईच एंड एवरी टॉपिक हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। मैथमेटिक्स के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। एक तो आपके पास बड़े बेहतरीन, अगर आप बेसिक सीखना चाहेंगे वो बेसिक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आप पूरे विस्तार से सीख चुके हैं फिर उसके बाद क्वेश्चंस करना चाहेंगे तो उसके लिए भी आपके पास प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और रिवीजन सीरीज़ के लिए आपके पास वन शॉट की सीरीज़ भी मिल जाएगी। उम्मीद करेंगे बड़े बेहतरीन तरीके से चीज़ें आप जो है रिवाइज कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।